हेलो फ्रेंड्स, रीइंकार्नेशन की इस सीरीज में आज आपको मैं ऐसा कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको सुनने के बाद आप पता नहीं कर पाओगे आप कैसा फील कर रहे हैं। आप खुशी महसूस कर रहे हैं या आप दुखी हो, या आप डर फील कर रहे हैं या अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस रीइंकार्नेशन की जो कहानी है उसको वर्जीनिया यूनिवर्सिटी यूएसए ने रिसर्च के जरिए प्रूफ कर दिया था कि ये रीइंकार्नेशन ही है। मेरे जिंदगी में ऐसा पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन की कहानी आज तक मैंने नहीं सुना। इस वीडियो के एंड में इस कहानी से जुड़े हुए कुछ इमेजेस और वीडियो शेयर करूंगा। आप बिना स्किप किए हुए पूरी कहानी देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए 1 सेकंड के काम है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाने में मेहनत की वो सफल हुए। कहानी है 70 दशक की। यूपी की इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी गांव है शरीफपुरा। उसी समय गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। ना कोई अच्छे सड़कें, ना बिजली, ना पानी, ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना रोजगार की व्यवस्था। तो लोगों को रोजगार के लिए शहर जाना पड़ता था। 1968 में उसी गांव में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़के के जन्म होते हैं। घर वालों ने उनका नाम रखा था सुमित्रा। पिता काम के सिलसिले में शहर में रहते थे और घर में सुमित्रा अपनी माँ के साथ रहने लगे। लेकिन 5 साल की उम्र में सुमित्रा की माँ के निधन हो गए थे। पिता ने सुमित्रा को पास में ही एक कजिन के घर में छोड़ दिया था, क्योंकि उनको शहर में रहना पड़ता था उसी टाइम रोजगार के सिलसिले में। सुमित्रा धीरे धीरे कजिन के घर में बड़े होने लगे। पिता रहते शहर में और माँ की निधन हो चुके थे, तो अकेलापन सुमित्रा को काटने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 13 साल की उम्र में पिता ने सुमित्रा की शादी जगदीश सिंह के नाम के एक व्यक्ति से कर दिया था। शादी के बाद काम के सिलसिले में पति जगदीश भी बाहर रहने लगे। सुमित्रा सास ससुर से इतना बातें नहीं करते थे। फिर अकेलापन। 1984 में सुमित्रा एक बेटे को जन्म देते हैं। इस अकेलापन में एक साथी मिल जाते हैं सुमित्रा को। वो बहुत खुश थे, इसलिए हर समय अपने बेटे को सीने से लगा के रखते थे। घर के काम से लेकर बाहर कुआं से पानी लाने तक बेटे को साथ में ही रखते थे। एक दिन शाम के समय है, सुमित्रा अपने बेटे के साथ कुआं से पानी लेने के लिए चलते हैं। पानी भरने के बाद जैसे वापस लौटते हैं, पास के लोगों को एक आवाज सुनाई देते हैं। लोग देखते हैं कि सुमित्रा की जो बाल्टी है उसके हाथों से गिर गए और सुमित्रा पत्थर की तरह खड़ी थी। एक हाथ से बेटे को पकड़े हुए थे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, उंगली पीछे की तरफ। लोगों ने ये भी देखा कि सुमित्रा दांत कड़कड़ाने लगे थे और आंखों को चारों तरफ घुमाने लगे थे और साथ ही साथ जोर जोर से सांस भी ले रहे थे। 70 दशक में लोग भूत प्रेत को ज्यादा विश्वास करते थे, तो लोग डर गए थे। 5 मिनट बाद सुमित्रा नॉर्मल हो जाते हैं, हाथ नीचे। वो देखते कि जोर से पकड़ने की वजह से बेटा रो रहा था। उसको चुप कराने की कोशिश करते और पास में जो लोग हैं उनको पूछते कि आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो। पास के लोगों ने उसको कुछ नहीं बताते। सुमित्रा बाल्टी उठा के सीधे घर पहुंच जाती। समय बीतता गया। घटना के 5 दिन बाद शाम को सुमित्रा खाना बना रहे थे किचन में। अचानक सुमित्रा की सांस को एक आवाज सुनाई देते हैं। आवाज सुनते ही वो किचन तक पहुंचते और देखते कि सुमित्रा हाथ ऊपर करके स्टैचू की तरह खड़े थे, उंगली पीछे, दांत कड़कड़ा रहे थे, आंखें चारों तरफ घुमा रहे थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। सुमित्रा की सास अपने पति को बुलाते हैं और आस पड़ोस को भी बुलाते हैं। आस पड़ोस लोग सुमित्रा को इसी हालत में देख के दंग रह जाते हैं। 10 मिनट बाद सुमित्रा फिर नॉर्मल हो जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं कि आस पड़ोसी है, सास भी है, ससुर भी है। वो पूछते हैं कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ मेरे साथ। तब सास ने बताया कि तुम अभी थोड़ी देर पहले स्टैचू की तरह खड़े होके जोर से सांस ले रहे थे, दांत कड़कड़ा रहे थे, आंखें चारों तरफ घुमा रहे थे। सुमित्रा ने कहा मुझे तो ऐसा कुछ याद है नहीं। दौड़ापन का सिलसिला आगे चलता रहा। हालत यहाँ तक पहुँच गए थे कि सुमित्रा के पति को वापस आना पड़ा। 16 जुलाई 1985 दोपहर की समय है। सुमित्रा फिर वही स्टैचू बन जाते हैं, हाथ ऊपर, उंगली पीछे की तरफ, आंखें चारों तरफ घुमाने लगते हैं, लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। उस दिन सुमित्रा ने एक लाइन भी बोले थे जिसको सुन के परिवार वालों की पैरों तले जमीन खींच गया था। वो लोग हक्का बक्का रह गए थे। सुमित्रा ने कहा 3 दिन बाद 19 जुलाई को वो मर जाएंगे। 5-10 मिनट बाद फिर सुमित्रा नॉर्मल हो गए। तो हस्बैंड ने पूछा तुमने ये क्या बोले थे। तो सुमित्रा ने कहा कि क्या बोले मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तब हस्बैंड ने कहा कि तुमने ये बोले थे कि 3 दिन के बाद तुम मर जाओगे। तो सुमित्रा डर गए थे। हाँ, उसको ये एहसास भी हुआ था कुछ ना कुछ तो हुए थे।
तो सुमित्रा ने ये डिसाइड किया कि 19 तारीख तक वो ऐसा कुछ भी नहीं काम करेंगे जिसकी वजह से जान जाने की खतरा है। वो अपनी बेटे को भी पास आने से माना कर दिया था। 19 जुलाई 1985 उस दिन सुमित्रा ने कुछ काम नहीं किया था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम वक्त निकल गए। परिवार वाले खुश हो गए थे क्योंकि 19 जुलाई तो धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। साथ ही साथ सुमित्रा भी खुश हो गए थे। वो शाम के समय घर से बाहर निकलते। बाहर जैसे निकलते वो देखते हैं कि उसके एक दोस्त वहीं से गुजर रहे थे। वो दोस्त को बुलाते हैं और बातें करने लगते हैं। दोनों हंस हंस के बात करने लगे। कुछ टाइम बाद दोस्त ने देखा कि सुमित्रा कुछ बोल नहीं रहे और ये दोस्त को भी पता था कि सुमित्रा ने 16 जुलाई को जो कहा था। तो दोस्त ने सुमित्रा के नाम लेकर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन सुमित्रा की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए दोस्त ने घर वालों को बुलाया, पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी को भी पता था कि सुमित्रा ने जो जो कहा था 16 जुलाई को। सभी लोग आकर देखते हैं सुमित्रा कुछ बोल नहीं रहे, ना आंखें घुमा रहे, ना लंबी लंबी सांस ले रहे। तो घर वाले सुमित्रा को अंदर ले जाते हैं और बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित्रा कुछ बोल नहीं रहे थे। तब पति ने सोचा कि क्यों ना वैद्य को बुलाया जाए। कुछ देर बाद वैद्य आए, सुमित्रा के नर्व्स चेक करने लगे। 2-4 महीने चेक करने के बाद वैद्य ने बताया कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब सुमित्रा ने 19 जुलाई के लिए जो कहा था वो सच साबित हुए। परिवार के साथ साथ पति भी रोने लगे। खबर आग की तरह फैलने लगे। आस पड़ोस में जो भी लोग हैं सभी लोग सुमित्रा के घर पहुंचने लगे। गांव के लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उसी टाइम उस गांव में जो हिंदू रिवाज थे कि पति रहते हुए जिनका डेथ होते थे उस औरत को पहले श्रृंगार किया जाता था। तो उसी के हिसाब से गांव की औरत ने सुमित्रा को श्रृंगार करने लगे, बालों में तेल लगाने लगे। वो ऐसे करते करते 45 मिनट गुजर जाते हैं। अचानक जो भी औरत सुमित्रा को श्रृंगार कर रहे थे वो लोग चिल्लाने लगते हैं। अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमित्रा के पति अंदर पहुंचते और देखते हैं सुमित्रा तो जिंदा है। वो सांस ले रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। खुशी के मारे सुमित्रा के पति सुमित्रा को गले लगा लेते हैं, लेकिन सुमित्रा ने दोनों हाथ से पति को धक्का देते हैं और बोलते हैं, आप हो कौन? आप कैसे किसी पराय स्त्री को गले लगा सकते हो? और आमने सामने जितने भी लोग थे सभी को बोले, आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पे क्यों बिठा कर रखे हो और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, ये क्या बोल रहे थे। लेकिन जो भी हुआ सुमित्रा जिंदा है, इसलिए गाँव के लोग अपने घर चले गए। परिवार के लोग और हस्बैंड को ये लगा कि शायद वो ट्रॉमा में थे, इसी की वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। बाद में वैद्य भी आ गया और उन्होंने चेक किया और सुमित्रा के पति को कहा सुमित्रा बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएंगे। अगले दिन घर वालों ने सोचा शायद सुमित्रा में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन सुमित्रा अपनी बेटे को पहचानने से, अपने बेटे को अपनाने से मना कर देते हैं। घर वालों को लगने लगा कि शायद और कुछ दिन चाहिए होंगे सुमित्रा को चेंजेस आने में। समय बीतता गया और इसी बीच सुमित्रा कुछ लेटर लिखते हैं और अपने पति को पोस्ट करने के लिए कहते हैं। घर वाले सोच में पड़ गए क्योंकि उन लोगों को पता था कि सुमित्रा ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, फिर लेटर कैसे लिख रहे हैं। ऊपर से 2-4 अंग्रेजी शब्द भी बोलने लगे हैं। घर वालों को लगने लगा ये क्या हो रहा है। इस तरह 3 महीने चला जाता है। 3 महीने बाद 20 अक्टूबर 1985 एक व्यक्ति पहुंचते हैं सुमित्रा के घर। सुमित्रा के परिवार वालों से मिलते हैं और कहते हैं कि पिछले 3 महीने से आपके यहाँ से कोई ना कोई मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले मैंने तो कोई तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन कुछ चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा हुआ था जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तब सुमित्रा की परिवारजनों ने उनको पूछते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तब वो बताते कि वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर इटावा की दिव्यापुर गाँव से है। पैसे से वो एक प्रोफेसर है और उनका नाम है रामसिया त्रिपाठी। जैसे ही ये नाम सुनते हैं सुमित्रा अंदर से दौड़ के बाहर आते हैं और रामसिया त्रिपाठी को गले लगा लेते हैं। रामसिया त्रिपाठी असहज महसूस करते हैं। तब सुमित्रा बोलते हैं, पापा क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं आपका ही बेटी हूँ, शिवा। तब रामसिया त्रिपाठी बोलते हैं, तुम कैसे मेरी बेटी हो सकते हो? मेरी बेटी तो तुम जैसे है नहीं। लेकिन सुमित्रा फिर बोलते, नहीं पापा, मैं ही आपका बेटी हूँ, शिवा। रामसिया त्रिपाठी बैग से एक एल्बम निकालते हैं और कहते हैं, ये एल्बम जो है शिवा की शादी की एल्बम है। तुम वाकई मेरी बेटी हो तो यहाँ पे जो जो लोग हैं सभी को पहचानो। सुमित्रा एक एक करके सभी को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे हस्बैंड है। एक फोटो में आकर सुमित्रा की उंगली रुक जाते और कहते हैं, ये मेरी ननद है जिसकी वजह से मेरा डेथ हुआ था। इसने मुझे एक भारी चीजों से मेरे सर पर मारा था जिसकी वजह से मेरा डेथ हो गया था 18 जुलाई 1985 को। रामसिया त्रिपाठी 2 बच्चे की फोटो भी दिखाते हैं और कहते हैं पहचानने के लिए। बच्चे को देख के कहते हैं, ये दोनों मेरे ही बेटे हैं, रिंकू और टिंकू। जैसे ये बात सुनते हैं ऐसे सुमित्रा को गले लगा लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं।
कुछ देर बाद जब शांत होते हैं तब सुमित्रा के परिवार वालों ने उनको पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो इतना। तब वो कहानी बताने लगते हैं। रामसिंह त्रिपाठी कहते हैं 24 अक्टूबर 1962 को उनके बेटी शिवा की जन्म होते हैं। 1980 ग्रेजुएशन के बाद वो शिवा की शादी छेदीलाल नाम के एक व्यक्ति से कर देते हैं। 5 साल के अंदर शिवा 2 बेटे को जन्म देते हैं। लेकिन छेदीलाल के जो परिवार है वो ज्यादा शिक्षित नहीं थे। ऊपर से ये भी पता था कि शिवा की जो पापा है वो प्रोफेसर है, इसीलिए बीच में दावरे की डिमांड करते थे। 18 जुलाई 1985 रामसिंह त्रिपाठी को ये खबर मिलती है कि उनकी बेटी अब नहीं रहे। उनकी बेटी की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक में पाया गया है। लेकिन उस टाइम रामसिंह त्रिपाठी बाहर थे। लेकिन छेदीलाल के परिवार वाले शिवा की अंतिम संस्कार रामसिंह त्रिपाठी आने से पहले कर देते हैं। धीरे धीरे रामसिंह त्रिपाठी और फैमिली को पता चलता है कि शिवा की डेथ एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुए थे, शिवा की मर्डर हुए थे। कुछ लोगों ने देखा भी था कि शिवा की डेथ बॉडी घर से निकाल के रेलवे ट्रैक पे छेदीलाल की फैमिली ने रखा था। रामसिंह त्रिपाठी पुलिस में कंप्लेन करते हैं। ससुर और पति को पुलिस गिरफ्तार करते हैं। लेकिन जब अंतिम संस्कार हो ही गया था, कोई सबूत नहीं था उसी टाइम, तो कुछ दिन के बाद सबूत के अभाव से दोनों को छोड़ दिया जाता है। उसी दौरान सास और ननद भी फरार थे। लेकिन जब ससुर और पति को छोड़ दिया गया तब वो लोग भी वापस आ गए थे। बाद में पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन वही सबूत नहीं मिला तो उन लोगों को छोड़ना पड़ा। और रामचरण त्रिपाठी ने काफी साथ ये भी कहा, उस दिन से सुमित्रा उनके बेटी है। सुमित्रा ने रिंकू, टिंकू और अपने बेटे साथ ही साथ अपने पति जगदीश सिंह को भी अपनाया और ये कहानी फैलने लगे। बात मीडिया तक पहुंच गए थे और मीडिया से ये कहानी भारत के बाहर भी पहुंच गए थे। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से कुछ रिसर्चर आए जो रीइंकार्नेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। भारत से भी कुछ रिसर्चर आए और इस कहानी के ऊपर रिसर्च करने लगे। सुमित्रा को बारीकी से सवाल पूछने लगे और सुमित्रा की हैंडराइटिंग, शिवा की हैंडराइटिंग मैच करने लगे। सुमित्रा ने जो भी बोले थे शिवा के बारे में वो शिवा के घर वालों से वेरीफाई किया गया। सब कुछ समझने के बाद रिसर्चर यही नतीजे तक पहुंचते हैं कि दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन। जब मीडिया उनको सुमित्रा के नाम से पुकारते थे तो सुमित्रा गुस्सा हो जाते थे। वो कहते मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम? नहीं, तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार सुमित्रा बन सकती हूँ? तुम अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? तो सुमित्रा के बारे में तुमको बात याद है? नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा, वो अब कह रही। शिवा के बारे में तो तुम्हें क्या क्या याद है? वो पहले बता में हाँ। जैसे बचपन से 2 बच्चे हैं वो भी आप जानती हो। अच्छा। हाँ, जैसे खत्म हुई थी वो भी मैंने बता दिया था। रीइंकार्नेशन की इस सीरीज में आगे भी और भी कहानी लाता रहूंगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।